काव्या अब जैसे पूरी टूट कर बिखर जाती है। सबके सामने वह खुद को इस तरह संभाल कर रखी हुई थी कि किसी को भनक तक नहीं हुई कि काव्या कितने दर्द में है। अर्जुन से मिलने के बाद सभी नाश्ता करके हॉल में बैठ जाते हैं। तभी आदित्य और सौरभ हॉल में आते हैं। अरुणी देवी सौरभ से कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ जवाब देता है, मैं कहाँ जाऊँगा दादी। अरुणी देवी सौरभ को कहती है, अच्छा आप अपनी भाभी से मिले या नहीं? अरुणी जी के ऐसे सवाल पर सौरभ पहले आदित्य को देखता है, फिर नाम में सिर हिला देता है। तो अरुणी देवी काव्या को आवाज़ देने लगती है, लेकिन काव्या अपने दर्द में इतनी गुम हो गई कि उसे किसी की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। सामने बैठी रूहानी काव्या के हाथों पर अपना हाथ रखकर थोड़ा हिलाते हुए पुकारती है, भाभी। रूहानी के ऐसे हिलाने से काव्या दर्द से बाहर आती है और रूहानी को देखती है। काव्या की नज़र अपने ऊपर पाकर रूहानी कहती है, दादी आपको बुला रही है। काव्या की नज़रें अब अरुणी देवी पर चली जाती है। अरुणी देवी थोड़ा परेशान होकर पूछती है, काव्या आप ठीक तो है ना? काव्या अरुणी देवी को जवाब देती है, हाँ दादी। काव्या के जवाब मिलते ही अरुणी देवी काव्या को अपने पास बुलाती है। काव्या सोफे से उठकर उनके पास जाती है तो अरुणी देवी खड़ी हो जाती है और सौरभ के पास ले जाकर उसे सौरभ से मिलाते हुए कहती है, ये आदि के दोस्त है और सौरभ ये आदि की पत्नी। सौरभ जैसे ही काव्या को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन खुद की हैरानी को छुपाकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय भाभी। काव्या भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। उसी वक्त आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो सौरभ भी एक्सक्यूज मी बोलकर आदित्य के पीछे जाता है। आदित्य तेज कदमों से जा ही रहा होता है कि तभी सौरभ दौड़ता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है तो सौरभ झट से कहता है, अरे यार ये तो वही लड़की है ना। आदित्य सौरभ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है और सौरभ वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। सौरभ काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद घर के अंदर चला जाता है। हॉल पर अब बस काव्या, रूहानी, रोमानी और अनुराग बैठे हुए थे। सौरभ भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी रूहानी काव्या से पूछती है, भाभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? काव्या रूहानी को देखकर कहती है, मेरी पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी हो गई। काव्या की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए और रूमानी पूछती है, भाभी आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है? काव्या को सोचते हुए जवाब देती है, रीवा यूनिवर्सिटी, बेंगलोर। काव्या के जवाब से सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रूहानी हैरानी से कहती है, क्या कहा आपने? भाभी इसका मतलब आप आदि भाई से पहले ही मिल चुकी है। सब काव्या को ही देखे जा रहे थे सिवाय सौरभ के। वह अपने फ़ोन पर व्यस्त था। अनुराग बोलता है, हाँ भाभी बिल्कुल जानती होगी, भाई भी तो उसी साल वहाँ पर पढ़ते थे। रूहानी और रूमानी पहले अनुराग को देखते हैं, फिर काव्या की तरफ देखते हैं। काव्या दोनों की नज़रों को भांप कर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे और न कभी बात हुई थी। अनुराग अपना खुरापाती दिमाग को दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब आप दोनों का साइलेंट लव है। हाँ मैंने देखा है फिल्मों में, ऐसे ही बिना बात किए एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर। इतना बोलते बोलते वह रुक जाता है क्योंकि उसे 4 जोड़ी आंखें बड़ी अजीब नज़रों से उसे ही देखे जा रही थी। अनुराग अब बात को बदलने की कोशिश करते हुए हंसने लगता है और कहता है, हाँ मैं तो बस फिल्मों की बात कर रहा था। अनुराग की बातों पर इंटरेस्ट ना दिखाते हुए सभी उससे नजरें हटा लेते हैं। रूहानी फिर से काव्या के सवाल करती है, आप दोनों एक ही क्लास में थे? काव्या फिर से अपना सिर हाँ में हिलाती है तो रूहानी आगे बोलती है, एक ही क्लास में होने के बावजूद आप दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई? हाउ इम्पॉसिबल। अनुराग बीच में ही बोल पड़ता है, भूलो मत रूह, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला हमारे घर में ही रहता है। अच्छा ये बात रूह तुझसे, कभी भाई ने गलती से भी बात की है? रूहानी मासूम सा चेहरा बनाकर ना में सिर हिला देती है तो अनुराग बोलता है, तो तू ही बता, जो घर के लोगों से ही बात ना करता हो वह बाहर वालों से कैसे बात करेगा? अनुराग की बात सुनकर सब हामी भरते हुए
अपना सर हिला देते हैं। अनुराग अब सौरभ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब सौरभ भाई को ही देख लो। आदि भाई से दोस्ती करने के लिए इसने कितने झंडे गाड़े थे। पूरे 2 साल तक आदि भाई के पीछे पड़े हुए थे, तब जाकर भाई ने इससे दोस्ती की। क्यों सौरभ भाई? रूहानी, रुबानी और काव्या काफी हैरानी से भरी नजरों से सौरभ को देखने लगते हैं। सौरभ लाचारी में अपना सिर हाँ में हिला देता है। सौरभ को ही पता था कि उसने आदित्य से किस तरह से दोस्ती की थी। अनुराग का कहना बिल्कुल सही था। सौरभ को आदित्य से दोस्ती करने के लिए पूरी 2 साल तक मेहनत करनी पड़ी थी, जो वह कभी नहीं भूल सकता था। आखिर में दोस्ती भी हुई तो सिर्फ उसकी दादी के कहने पर। बचपन से ही वह दादी की कोई भी बात को नहीं डालता था। आदित्य बचपन से ही ऐसा था, हर किसी से दूर रहता था। यह उसकी मजबूरी थी, लेकिन वक्त के साथ मजबूरी आदत में तब्दील हो गई, जो अब तक नहीं गई। सभी बातों में ऐसे ही मगन हो जाते हैं। जहाँ ये लोग बातों में मगन थे, वहीं आदित्य ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा सौरभ की बातों के बारे में सोचे जा रहा था, जो सौरभ ने कही थी। ये तो वही लड़की है। आदित्य अब उन दिनों में चला जाता है जो वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के एंट्रेंस गेट से एक लड़का अपनी किताबों को हाथ में लिए क्लास करने की चाहत से पढ़ने लगता है। वहीं एक लड़की भी कॉलेज के एंट्रेंस गेट से अपनी उल्टे कदमों से बढ़ी जा रही थी। वह लड़की अपने दोस्त से बात करते हुए इतनी मगन थी कि उसे इतना भी पता न चला कि वह जिस तरह से चल रही थी उसकी वजह से वो एक लड़के से टकरा गई। उसके कदम इतने तेज थे कि वह टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही वह लड़का उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। वह लड़की खुद को किसी के बाहों में महसूस कर उसे देखने लगती है। लड़की को देखकर वह बिल्कुल खो सी जाती है। वह लड़का भी लड़की की झील की तरह आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। कुछ वक्त के लिए तो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से लड़के को क्या होता है। वह घबराते हुए लड़की को छोड़ देता है और वहां से भागकर क्लास की तरफ ना जाकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। लड़की अपनी कमर पकड़ते हुए उठती है और कॉलेज गेट की तरफ देखकर कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, खड़ूस कहीं का। हाय मेरी कमर। उन चीज़ों को याद करते ही आदित्य बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलकर शर्ट उतारता है और वॉशरूम में जाकर खुद को देखने लगता है। इस वक्त आदित्य बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वह अब बिल्कुल शर्टलेस था। वह गौर से अपने शरीर को देखने लगता है। आदित्य का गोरा बदन बहुत तरह से निक था, इसलिए वह बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ देर तक खुद को देखने के बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और अपनी शर्ट को पहन लेता है। एक बड़े से विला में एक आदमी राजा की तरह बैठा सिगरेट को अपने मुंह से लगाते हुए धुएं छोड़ने लगता है। वह आदमी करीबन 28 साल का काफ़ी हैंडसम लग रहा था। किसी सोच में डूबा हुआ सिगरेट की कश लिए जा रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आकर सर झुका लेता है। वह आदमी सर झुका इंसान को देखते हुए कहता है, कहाँ थे तुम काली? वह आदमी जिसका नाम काली था वह वैसे ही सर झुकाते हुए कहता है, बॉस उस लड़की की शादी हो गई। वह आदमी काली को घूरते हुए कहता है, लड़की नहीं मैडम, वो तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ है, तो उसे तो मैडम बोलोगे। काली सर झुकाए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन बॉस मैडम की शादी तो। काली से आगे कुछ बोल पाता वह आदमी जड़ से उठकर काली का गला पकड़ लेता है और जोर से कहता है, मुझे एक ही बात सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं, इसलिए चुपचाप उसे मेरे पास लाओ। इतना बोलते ही वह आदमी काली को छोड़ देता है और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं काली छूटते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और खांसने लगता है। आदित्य आज ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा देर से आता है। वैसे तो वह अपने कमरे में हमेशा से ही देर से जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी। हॉल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बिल्कुल शांति सिवाय आदित्य के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। आदित्य को आज पता नहीं लेकिन कमरे में जाने में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी।
आदित्य जब सुबह सौरभ से बात कर रहा था तो उसने काव्या को अपनी आंखों में आंसू लिए देख लिया था। जो उस वक्त उसके आंसू आदित्य को बहुत चुभ रहे थे। आदित्य समझ चुका था कि काव्या ने आदित्य की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू क्यों थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आदित्य ने जब पहली बार काव्या को देखा तो उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया हो। यहाँ तक कि आदित्य से काव्या टकराई थी, तब से आदित्य ने कभी भी काव्या को नहीं देखा था, और शायद काव्या ने भी आदित्य को कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा अपनी स्टडी पर ही ध्यान दिया करती थी। और यही हाल आदित्य का भी था। वह भी अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए ही हमेशा कॉलेज पर टॉप किया करता था और काव्या सेकंड आया करती थी। आदित्य अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए कमरे में जाता है तो उसकी नज़र सीधे बेड पर पड़ती है। आदित्य बेड को खाली देखकर बेचैन सा हो जाता है। वो कमरे के चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को इस तरह से सोफे पर सोता देखकर आदित्य को बहुत अजीब सा लगता है। काव्या सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी सो रही थी।